के साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। 28 दलों की इस बैठक में आगामी आम चुनावों के मद्देनजर रणनीति और चेहरे को लेकर चर्चा हुई है। इसमें भाजपा के खिलाफ रणनीति भी तैयार की गई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद की घटना पर चर्चा की मांग करने वाले 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मामले में भी राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के बाद जाट समुदाय भी धनखड़ के समर्थन में उतर आए हैं। टीएमसी नेता कल्याण मुखर्जी से माफी मांगने की मांग की गई है। तो सांसदों के निलंबन के खिलाफ जो संग्राम है वो लगातार जारी है। तो वहीं बीते दिनों टीएमसी सांसद की तरफ से जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई थी, उस मुद्दे को भी भुनाने का प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है। और वहीं इस मुद्दे के बाद अब जाट समुदाय का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसमें बड़ा और अहम निर्णय लिया गया है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। यानी कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम सांसद हैं, वो 22 दिसंबर की वो तारीख होगी जब प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले में विपक्षी दल भी अब लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जाट समुदाय भी लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दिवाकर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, सांसदों के निलंबन के खिलाफ जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करने वाला है 22 दिसंबर को, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों जो तस्वीर सामने आई थी जिसमें टीएमसी सांसद जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, उस मुद्दे पर अब विपक्षी दल खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को बीजेपी किस तरीके से भुना रही है? बिल्कुल, ये एक जाहिर सी बात है कि संवैधानिक पद होता है और कहीं न कहीं संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है। आपको किसी मुद्दे पे अगर आपको चर्चा करनी है, आपको विरोध करना है, क्योंकि आप विपक्ष हो तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे। ये एक राजनीतिक जो चीजें होती हैं। लेकिन आप उपराष्ट्रपति की या राष्ट्रपति की या राज्यपाल की ऐसे संवैधानिक पदों पे बैठे किसी व्यक्ति की अगर आप मिमिक्री करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं आप दिखा रहे हैं कि आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप संवैधानिक पद को नहीं मानते। ये तो कुल मिला के अपमान हुआ। अब जाहिर सी बात है कि आप सांसदों के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सांसदों को जो निलंबित किया गया है वो संविधान के खिलाफ है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी तो संविधान के खिलाफ। जाहिर सी बात है कि आप अपनी चीजों में गिरते नजर आए। विपक्ष के बाद सबसे बड़ी चीज मुस्कान देते, सबसे बड़ी दुविधा यही है, सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष के सामने यही कि वो जाती है एनडीए का विरोध करने, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे एनडीए उसका विरोध शुरू कर देती है और एनडीए उस चीज को भुना ले जाती है। कुछ ऐसा ही अब इस मुद्दे पे भी देखने को मिल रहा है। जी देखिए दिवाकर, लगातार इस मुद्दे को एनडीए भुनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अब विपक्षी दल जिस तरीके से निलंबित सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया है इस प्रदर्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर प्रदर्शन करना चाहे वो विपक्षी दल हो और चाहे सत्ता पक्ष का दल हो, अब दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। विपक्षी दल जो है, जो गठबंधन है, वो विरोध करेगा कि एक साथ सांसदों का निलंबन आखिरकार किस संविधान के तहत किया गया, क्योंकि वो तो चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो चर्चा से पीएम मोदी और अमित शाह जो भाग रहे हैं वो संसद में नहीं आ रहे हैं और इतना बड़ी चूक जो है वो संसद की सुरक्षा की हुई है। वहीं पे सत्ता पक्ष जो है वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष जो है वो अपनी बात तो रखता है लेकिन वो संविधान को नहीं मानता है। संविधान की बात करता है कि संविधान नहीं कहता कि आप निलंबन करिए, आपको चर्चा करनी चाहिए संविधान के हिसाब से, लेकिन वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति है, जो गणमान्य है, उसका कहीं न कहीं वो मिमिक्री करता है, उसका अपमान करता है। तो सत्ता पक्ष के पास ये कहीं का एजेंडा है। तो जाहिर बात है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी नजदीक है और ऐसे में सभी चाहेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाए। वो तभी आ सकती है जब एक दूसरे को नीचा दिखा सकेगी। लेकिन देखिए दिवाकर, आज एक और अहम बात निकल के लगातार सामने आ रही है कि जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तमाम
बिल पेश किए, सीआरपीसी और आईपीसी में तमाम तरीके के बदलाव किए गए। जब विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे तो क्या इस मुद्दे को भी भुनाया जाएगा कि उनके गैर मौजूदगी में ये तमाम बिल पास हो गए? बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है कि जो विपक्ष के सांसद हैं, वो इस मुद्दे को ज़रूर उठाएँगे। हम्म। लेकिन इतना भी है कि अगर संविधान देखा जाए, तो कोई ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल वॉकआउट करके गए हैं। विपक्षी सांसद जो है, वो वॉकआउट करके गए हैं, बहिर्गमन करके गए हैं। साफ तौर पे है कि उनको निलंबित कर दिया गया है पूरे जी। शीतकालीन सत्र के लिए। और ऐसे में चूँकि संसद की कार्रवाई चल रही है, तो संसद की कार्रवाई जब शुरू होती है, उससे पहले एजेंडे तय हो जाते हैं। तारीख पर तारीख यानी कि डेट टू डेट जो एजेंडे होते हैं, तय होते हैं कि किस दिन कौन सा काम होना, किस दिन विधायी कार्य पेश होने हैं, किस दिन चर्चा होनी है, किस दिन बिल पेश होना है, किस दिन जो कानून के विधेयक वो पेश होने हैं। तो ये सारी चीजों का तय होता है। तो ऐसे में संसद चूंकि चल रही है, तो जाहिर बात है कि सत्ता पक्ष तो बिल रखेंगे ही। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्षियों को मौका जरूर मिलेगा, तो कहेंगे कि विपक्ष को पूरा बाहर कर दिया, इसलिए बिल रखा। लेकिन बिल्कुल इतना भी है, सत्ता लाजमी है पक्ष दिवाकर कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं और अगर इतनी बड़ी संख्या में इनको निलंबित किया जाएगा तो लाजमी है सवाल उठेंगे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर निलंबित किया गया है तो इसके पीछे की वजह क्या है? अब देखिए, बिल्कुल जाहिर-सी बात है कि एक संदेश देना जो है वो चाहते हैं लोकसभा स्पीकर भी, और एक संदेश जो है वो सरकार भी देना चाहते हैं कि आप सदन को चलने दीजिए, चर्चा कीजिए, आप हंगामा मत कीजिए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो आवाज दबाने में लगा हुआ है, सत्ता जी। पक्ष जो है वो अपने विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहता है, सत्ता पक्ष जो है वो सच्चाई से मुंह चुराता है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई जो की गई है। देखिए, सियासत में इस तरीके की चीजें चलती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक साथ 142 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर देना अपने आप में इतिहास रच गया है। जी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गोरखपुर और बस्ती में हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने नड्डा का स्वागत किया, जिसके बाद सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम में नड्डा शामिल हुए। इसके बाद नेक्सी भवन गोरखपुर में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक को नड्डा और योगी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए वो आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि यूपी में पार्टी की सपा से सीधी टक्कर होगी। ऐसे में वो अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूला और विपक्ष के इंडिया अलायंस से मुकाबला कर दिल्ली फतेह करने का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देंगे। तो पूर्वांचल फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, जहां पूर्वांचल में तमाम परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच अब जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनको चुनावी मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। अजय, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अजय, जिस तरीके से लगातार पूर्वांचल में हर एक नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए कि पूर्वांचल से बीजेपी ने अपनी चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है क्या? कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज गोरखपुर के पूर्वांचल दौरे पे है। खास करके जो उनका कार्यक्रम तो खेल महाकुंभ को लेकर था, लेकिन 2024 की तैयारियों के मद्देनजर ये बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है। और खास करके पहले गोरखपुर और फिर बस्ती से फिर वापस वो गोरखपुर पहुंच गए, जहाँ पे एनएससी भवन में इस समय बैठक चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें वह स्थानीय क्षेत्राधिकारियों, पदाधिकारियों और आम से जुड़े लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी कि किस तरह से वो बीजेपी को 2024 में पुनः विजयी बनाए। जी बिल्कुल, देखिए अच्छा, आपने जिक्र किया कि गोरखपुर के नेक्सी भवन में इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद और एजेंडा क्या है इस बैठक का?
जो चर्चा है खास करके वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों और पदाधिकारियों को लेके वो एनएससी भवन में बैठक कर रहे हैं, जो जिसको लेके वो संगठनात्मक रूप से मजबूती देने की बात होगी। जहाँ जेपी नड्डा हो सकता है कि 2024 के जो चुनाव में अभी जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उनके सामने जो विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी है, तो इसके मद्देनजर भी वो रणनीति पे चर्चा करेंगे। जी देखिए अजय, लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने यूपी में कोई बहुत बड़ी चुनौती है तो वह है समाजवादी पार्टी। अगर ऐसे में इंडिया गठबंधन 2024 तक चल जाता है तो क्या परेशानियां या मुश्किलें बीजेपी के लिए और बढ़ जाएंगी क्या? इंडिया गठबंधन में अभी जो बातें हो रही है कि खास करके अभी तो उनका ये प्रधानमंत्री कौन होगा या लिखते हैं तो कौन चेहरा होगा ये भी तय नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक थी तो ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन खड़गे ने ये भी कहा अगर हम चुनकर और विजयी होकर आते तब प्रधानमंत्री की बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात उनके पास विपक्ष में चेहरा कौन है ये भी तय नहीं है। ये एक बड़ा उनके उनके पास एक चुनावी समय के लिए बहुत बड़ा ये एजेंडा होगा कि वो बीजेपी का मुकाबला कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हैं। कांग्रेस आज से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है और यूपी की 80 सीटों पर पार्टी का खास फोकस है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी जोड़ो यात्रा काफी अहम साबित हो सकती है और बता दें कि यात्रा की शुरुआत पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले से है। इसी के साथ पार्टी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर को कवर करने का प्रयास करेगी। बता दें कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा को सहारनपुर में अनुमति नहीं मिली है और अब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीपी राय ने कहा कि यात्रा होगी, अगर योगी सरकार में दम है तो रोक ले। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत आज सहारनपुर से होनी थी और जब सहारनपुर में इसे परमिशन नहीं मिली तो साफ तौर पर कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों नेताओं की तरफ से कहा गया कि इस यात्रा की शुरुआत तो होगी, अगर सत्ता पक्ष में दम है तो सत्ता पक्ष इस यात्रा को रोक कर दिखाए। फिलहाल अब इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 15 लोकसभा सीटों को कवर करती हुई ये यात्रा सीतापुर के नैमिषारण्य में आकर खत्म होगी। और अजय राय ने शाकंभरी देवी मंदिर में मत्था टेका। नैमिषारण्य के बाद ये यात्रा लखनऊ भी पहुंचेगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब लगातार कांग्रेस धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। वहीं यूपी में भी कांग्रेस मिशन 80 का लक्ष्य लिए है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय हुई कांग्रेस की आज से यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हो चुकी है। विशेष संवाददाता आमिर रिजवी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए आमिर, लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है कांग्रेस की स्थिति में। आज जिस तरीके से सहारनपुर से इस यात्रा की शुरुआत की गई, इस यात्रा में कौन कौन मौजूद रहा आमिर? देखिए, सहारनपुर से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हो गई है और जिसमें अजय राय ने जो है दर्शन पूजन करने के बाद पूरे सही से और कई कांग्रेस के नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं और इसके बाद जब यात्रा की शुरुआत हुई है तो उसका जगह जगह स्वागत किया गया है। ठीक है, देखिए जगह जगह इस यात्रा का स्वागत तो किया गया है, लेकिन देखिए आमिर, लगातार कहा जा रहा था कि यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में शिरकत करेंगी। क्या इसको लेकर अपडेट मिल रही है? जी देखिए, सहारनपुर से जो यात्रा शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये यात्रा का आयोजन कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये यात्रा निकलेगी। लगभग 15 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की नजर है, उसके वोट बैंक पे नजर है। लोगों के बीच में कांग्रेस पहुंचेगी, कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर
और तमाम मुद्दों को लेकर इसमें सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी, ताकि आम जनता के मुद्दों को उठाया जा सके और लोकसभा के चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आमिर, हम लगातार बेरोजगारी के मुद्दे का भी जिक्र कर रहे थे। वही अजय राय जब आज यात्रा की शुरुआत करते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हैं वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बीजेपी की सरकार में चरम सीमा पर है। लेकिन एक बड़े आरोप भी लगाए गए हैं कि भाजपा के बड़े नेता बलात्कारियों को बचाते हैं, विधायक की महिलाओं की इज्जत लूटने में लगे हैं। ये बड़ी बातें कही गई है, बड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई जवाब दिया गया है? जी आमिर। तो आमिर से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 15 लोकसभा क्षेत्र को ये यात्रा कवर करती हुई नजर आएगी। वही जब आज इस यात्रा की शुरुआत हुई तो अजय राय ने साफ तौर पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान, बेरोजगार, महिलाएं और व्यापारी सब परेशान हैं। भाजपा के विधायक की महिलाओं की इज्जत लूटते हैं, भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो बलात्कारियों को बचाते हैं। ये बड़ी बातें और बड़े आरोप आज अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि यूपी जोड़ो यात्रा से एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से जुड़ेगा और यूपी में ये यात्रा का पहला चरण है। दूसरे चरण में भी लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा, यानी कि इस यात्रा के पहले चरण के बाद दूसरे चरण की भी यात्रा की शुरुआत होगी। और लगातार अजय राय की तरफ से कहा जा रहा है कि इस यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए लगातार जनाधार बढ़ाने का काम और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम किया जाएगा। वापस आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए भाजपा के विधायक महिलाओं की इज्जत लूटने में लगे हैं, भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो बलात्कारियों को बचाते हैं। ये बड़ी बातें आज अजय राय की तरफ से कही गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस पर प्रतिक्रिया आई है? साफ तौर से जो है यात्रा निकल रही है तो आरोप और प्रत्यारोप भी एक दूसरे पे लगने लगेंगे जी। और जाहिर सी बात है विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस जो है सरकार पर आरोप लगाएगी और जो है इस तरह की बातें उठेंगी। तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है तो बिल्कुल जनता की बात करेगी तो आरोप लगेंगे और हर मुद्दे की बात होगी। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का मुद्दा या और अन्य मुद्दे, किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर आरोप भी लगेंगे और उनके जवाब भी आएंगे। अब इसको लेकर जो है कई बातें सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार नए युवा चेहरों को मौका देगी और पार्टी की नई प्लानिंग के मुताबिक लंबे समय से पद पर जमे नेताओं को विधान परिषद और लोकसभा सदस्यों को राज्यसभा जाने का मौका इस बार नहीं देगी और उन्हें बीजेपी संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी देगी। और बीजेपी इस बार विधान परिषद की कुल 18 सीटें, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव में नए नेतृत्व को मौका देने की शुरुआत करने जा रही है। और 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार नए और युवा चेहरों को मौका देती हुई नजर आएगी और युवा चेहरों पर दांव बीजेपी लगाती हुई नजर आएगी। और क्या नए चेहरों का ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको अपना मान रही है? क्या नए चेहरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रही है? अब ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी अब जो पुराने नेता हैं, जो लंबे समय से अपने पद पर जमे हुए नेता हैं, उनको इस बार मौका देने की बजाय नए और युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी में है। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए अनुभवी नेताओं को अब पद से हटाकर युवाओं को मौका देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। क्या इसे बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक मान रही है अपना, युवाओं को मौका देना? बिल्कुल मुस्कान, देखिए ऐसे मुद्दों पे चर्चा हम आप कई बार कर चुके हैं। अभी जी। जब 3 राज्यों में बीजेपी जीती थी और मेरे तीनों राज्यों में नए चेहरे मुख्यमंत्री के लिए लाए गए थे, तब भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है। बिल्कुल। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो नई रणनीति बीजेपी ने तैयार की है कि जो लंबे समय से पद पे जमे हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, मंत्री हो या अन्य पदों पे हो, उनको अब संगठन में भेजकर नए चेहरों को लाया जाएगा, युवाओं को लाया जाएगा। तो इसके पीछे की साफ वजह है
कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री के बनाए हैं, उनसे उसने जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण तो साध लिए हैं। जी। लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है, तो जाहिर बात है कि अगर युवाओं को तरजीह नहीं दी जाएगी, तो कहीं कहीं बीजेपी फेल हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, यानी कि उसका जी। वोट बैंक घट सकता है। इसलिए युवाओं को, नए चेहरों को कहीं कहीं राज्यसभा भेजा जाएगा, कहीं न कहीं उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही चल रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन जो इस समय सांसद, मौजूदा सांसद, उनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि नए चेहरों को लाया जाएगा, दूसरे लोगों को लाया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में कहीं कहीं बीजेपी इसी तरीके करेगी, कई मौजूदा सांसदों को टिकट काटेगी। जहाँ तक राज्यसभा सांसद की बात, तो राज्यसभा सांसद उनको अभी तक बनाया जाता रहा है जो अनुभवी हो चुके होते बिल्कुल। हैं, जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चुके होते हैं, उनका टिकट काटा जाता है, तो उनको समायोजित करने के लिए राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली के बाद राज्यसभा सांसद नहीं बनाएंगे, अब आपको संगठन में भेजेंगे और आपके अनुभवों का फायदा जो है वो लेंगे। देखिए शिवराज सिंह चौहान के साथ यही हुआ कि शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, यानी उनको दोबारा नहीं बनाया गया, तो उनको जेपी नड्डा बुलाते हैं अभी एक दिन पहले ही, और उनसे बात होती है और उन्होंने खुद शिवराज सिंह चौहान ने बातों बातों इशारे इशारों में कह दिया कि संगठन में अहम पद पे जाएंगे वो। तो बिल्कुल। जाहिर बात है कि समायोजित भी करना है, लेकिन आप नाराज ना हो, ये भी कहीं न कहीं देखना है कि आपके दिल में कोई खटास ना हो, आप भीतर घात बिल्कुल ना करें, ठीक ये कहा। भी देखिए देखना है। दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी हर एक समीकरण को साध कर ही कोई फैसला लेती है, साथ ही साथ अंतर कला से भी बचते हुए लगातार बीजेपी फैसले लेती है। लेकिन देखिए लगातार दिवाकर, युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी बहुत सारे अभियान चला रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जिस तरीके से युवाओं को मौका देने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है, क्या युवा वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए ये बड़ा कदम है बीजेपी का? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा कदम है ये बीजेपी का। आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जब मोदी जो है पहली बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जाहिर बात है कि उस समय भी युवाओं को लेकर काफी ज्यादा, जो फर्स्ट वोटर है, उनको लेकर काफी ज्यादा बीजेपी ने रणनीति तैयार की थी और कहीं न कहीं उसका प्रचार प्रसार किया था, तो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई थी। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब एक बार फिर से सिर्फ युवाओं को पद नहीं दिया जाएगा, उनको लोकसभा का टिकट या राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपने देखा होगा कि युवाओं के साथ साथ जो युवतियां हैं, यानी जी। कि अभी हाल ही में प्रोग्राम चलाया गया कि 7 बीजेपी के प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में 18 साल से 25 साल की जो युवतियां हैं, उनको टच करने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर बिल्कुल। बात है कि आपको युवाओं को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी कि होश के साथ साथ जोश भी बहुत जरूरी है। ये वो जोश है जो कहीं न कहीं आपको संसद तक पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाएगा। लेकिन होश इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो होश बिल्कुल। वाले उस चीज को संभालते हैं। इसलिए जोश और होश का कॉम्बिनेशन जो है बीजेपी लेके चलना चाह रही है। बिल्कुल ठीक कहा दिवाकर। देखिए भारतीय जनता पार्टी युवा और जो अपने पूर्व नेता मंत्री हैं उनका भी इस्तेमाल करते हुए बैलेंस करने की कोशिश लगातार कर रही है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।